Hello, my dear students. Welcome back to channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो वेलकम है बेटा आपका 30 डे स्ट्रेटजी में, जिसमें हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आपका फर्स्ट डे है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर यानी कि बुक के हिसाब से दूसरा चैप्टर, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 1 आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। 30 डेज के अंदर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं कराऊंगा, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके स्पेसिमेन पेपर, जो क्वेश्चंस आने वाले वो सारी की सारी चीज़ें कराऊंगा। चैनल पे बने रहो, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो। जितना आज कराया इस चैप्टर को आज हर हाल में आपको खत्म करना है। कल न्यू वीडियो में लेके आऊँगा आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर लेना। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले यहाँ पर देखो है वर्ड डिमांड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का मतलब क्या होता है। क्या बेटा, डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ 3 चीज़ें होनी चाहिए डिमांड में। क्या होनी चाहिए बेटा? 3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इंसान के अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए एबिलिटी टू पे, ठीक है, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए बेटा रेडीनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये 3 चीज़ होगी तब जाके डिमांड होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगी। मतलब सर समझे नहीं। जैसे बेटा आपने बोला, आपका मतलब मान लो ये है मिस्टर भोलू। कौन है ये? मिस्टर भोलू। और देखो भोला सा लग रहा है ना, एकदम सीधा साधा सा भोलू। अब ये भोलू जो है डिमांड कर रहा है कि भैया इसको BMW चाहिए। क्या चाहिए? BMW कार चाहिए। ये कार नहीं है, समझ लो, ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक, क्या चाहिए? BMW कार चाहिए। अब ये इसके पास पैसा नहीं है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन ये कह रहा है BMW चाहिए इसको। तो ये क्या, इसकी डिज़ायर है। क्या है ये? इसकी डिज़ायर है, इसकी डिमांड नहीं है। समझ रहे हो? इसको BMW कार चाहिए लेकिन रहता झोपड़ी में। तो ये क्या, इसकी सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है, डिमांड नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मान लो भोलू ने डिज़ायर की किसको BMW चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके पास एबिलिटी टू पे। इसका मतलब होता है कि भोलू के पास इतनी एबिलिटी है, क्या इतनी हैसियत है, क्या वो इस लायक है, क्या वो इतना कैपेबल है कि BMW जितने की आ रही 50 लाख 60 लाख, क्या इतना पैसा दे सकता है? नंबर 2। नंबर 3, रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड का मतलब होता है क्या वो खर्च करने को तैयार है। भाई उसके अंदर डिज़ायर है, BMW चाहिए। दूसरी चीज़ उसके अंदर एबिलिटी है कि हाँ वो पैसा दे सकता है। तीसरी चीज़, मान लो मेरे पास पैसा है, मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ, लेकिन मैं खर्चा करने को नहीं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं खर्चा करूँगा, कंजूस हूँ, तो फिर डिमांड नहीं होगी। जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होगी किसी भी चीज़ को परचेज़ करने में, तो वो डिमांड नहीं होगी। जैसे मान लो भोलू के पास डिज़ायर है, भोलू के अंदर एबिलिटी है, लेकिन वो खर्च करने को तैयार नहीं, वो डिमांड नहीं है। मान लो भोलू के पास एबिलिटी भी है, भोलू खर्च करने को भी तैयार है, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो मर चुकी है इच्छा सारी, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी डिमांड नहीं। और डिज़ायर है, रेडीनेस, खर्चा करने को भी तैयार है, कह रहा ठीक है खर्चा भी कर देंगे, कार भी चाहिए, लेकिन एबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो डिमांड नहीं है। जब किसी के अंदर डिज़ायर भी हो, एबिलिटी भी हो और खर्च करने को तैयार भी हो, तब जाके वो आपकी क्या बनती बेटा? डिमांड बनती। समझ में आई बात? इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब समझ में आया? जब ये तीनों चीज़ आपके अंदर होगी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे, इसलिए एक एक चीज़ को डिटेल में समझो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, हो सकता है 1-2 पार्ट में बने, बट आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आना चाहिए। ये मेरा है मकसद, ये है मेरा एम। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? चलो इसको नोट करना है, नोट करो। ठीक है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनाऊंगा आपकी बार, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में है। ठीक है, बनाने को तो मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरा एक 1 शॉट बना के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो सब बेटा नवंबर दिसंबर में काम आएगा। अभी पार्ट्स में पढ़ो,
डिटेल में पढ़ो क्योंकि पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, ठीक है। और क्लास 10 में बहुत से बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और 100 ऑफ 100 वाले ऐसे बहुत से बच्चे हैं, तो एक बार प्रेजेंट लगा देंगे वो सारे बच्चे जो क्लास 10 से मुझसे पढ़ रहे हैं और 11th में भी मुझसे जुड़े हुए थे, और जो बच्चे 12th में आए हैं तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बताए कि सर मैंने अभी आपको ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। मतलब जो बताया मैंने उसी चीज़ को मीनिंग में लिखा हुआ है, देख लो वही चीज़ है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड क्या होती है, किसी कमोडिटी के लिए डिमांड हो। एक सेकेंड, मार्कर कहाँ गया, चल नहीं रहा है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able, क्या है उनके अंदर, willingness भी है और able भी है, किसके लिए, to purchase at various possible prices during a particular period of time। मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक तो उनके अंदर किसी commodity के लिए willingness होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उनके अंदर ability होनी चाहिए टू परचेज वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, किसी भी परचेज वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे ना उनके अंदर विलिंग नहीं है या एबिलिटी नहीं है या फिर जो पैसे को देने को तैयार नहीं है, तो वो डिमांड आपकी नहीं होगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। क्लियर है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो बेटा फटाफट, यहाँ तक क्लियर है, कुछ नोट वोट तो करना है नहीं, जो बताना था हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे अलग टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब देखो डिमांड कई तरह की होती है, यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक। अब डिमांड जो है, सबसे पहली जो डिमांड है वो है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखना, जब कभी कोई भी एक आदमी डिमांड कर रहा है, जब कभी भी कोई भी एक आदमी डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ रही बात। एक आदमी का मतलब सर, जैसे मान लो भोलू था ना, यहाँ पे भोलू कह रहा है भाई मुझे चाउमीन खाना है, तो भोलू डिमांड कर रहा है ना अकेले, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब सब लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं, एक भोलू, छोटू, मोटू, सब लोग कह रहे हैं कि हमें चाउमीन खाना है, हमें चाट खाना है, हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना है, हमें आमिर सर से पढ़ना है, तो वो क्या हो गया, मार्केट डिमांड। क्या हो गया बेटा, मार्केट डिमांड। जब एक आदमी की बात होगी, एक आदमी डिमांड करेगा तो इंडिविजुअल डिमांड, जब सारे लोग डिमांड करेंगे क्या होगा, मार्केट डिमांड। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर इंडिविजुअल डिमांड की मीनिंग लिखना हो तो यही मीनिंग रहेगी यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ पर लिख देना आ कंज्यूमर, ठीक है, विच आ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल, ठीक है। और जब कभी मार्केट डिमांड की बात होगी तो यहीं पर ऑल लिख देना, इंडिविजुअल होगा तो आ कंज्यूमर लिख देना, मार्केट डिमांड की बात होगी तो ऑल कंज्यूमर लिख देना, बाकी सेम डिफिनेशन वही की वही सेम टू सेम रहेगी। समझ में आई बात, इस बात को नोट कर लो अपने माइंड में अच्छे से, ठीक। अब आगे आते हैं, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड हो गया, आगे है एग्जैक्ट एंड एक्सपोज डिमांड। पेपर में एक नंबर क्वेश्चन में अलग से बन सकता है कि एग्जैक्ट एंड एक्सपोज डिमांड क्या होता है। देखो एग्जैक्ट और एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है। एग्जैक्ट डिमांड जो होती है EXANT, इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो आपके अंदर से विश है, भाई मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास एक बंगला हो जाए, काश मेरे पास एक आईफोन हो जाए, ये मेरी क्या है भाई, गरीब आदमी आईफोन आप लोग के लिए भाई बड़ी बात हो गई, अब मेरे लिए भाई बड़ी दिक्कत की बात है, तो आईफोन हो जाए, भाई मैं सोच रहा हूँ कोई तरह मेरे पास आईफोन हो जाए, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिमांड। मैं खरीद नहीं सकता हूँ, बस मेरे ख्वाबों में है, मेरे ख्यालों में है, जो आपके ख्वाबों ख्यालों में है वो क्या है, आपकी एग्जैक्ट डिमांड। जो आपकी सिर्फ विश है, काश ये हो जाता, तो वो क्या है, एग्जैक्ट डिमांड। एक्सपोज डिमांड क्या होती है, एक्सपोज डिमांड होती है जो आपकी एक्चुअल डिमांड होती है, जो आप पा सकते हो या आपके पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोज डिमांड। जो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में है वो कौन है, एग्जैक्ट डिमांड, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है आपकी, वो क्या है, एक्सपोज डिमांड। समझ में आ रही बात, क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, जॉइंट डिमांड। अभी जॉइंट डिमांड क्या होती है सर, देखो बेटा जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है। जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है जब किसी एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत होती है। जॉइंट डिमांड का मतलब 2 और मोर कमोडिटीज़ नीड, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत होती है किसी डिमांड को पूरा करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल, इसको रफ करूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कार एंड पेट्रोल, ठीक है, या ये भी ले सकते हो वाइट बोर्ड
वाइट बोर्ड एंड मार्कर। इसका मतलब समझे, कार है पेट्रोल, मान लो जॉइंट डिमांड मतलब कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे चलाओगे, पानी तो डालोगे नहीं, है ना। पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो जॉइंट डिमांड का मतलब जहाँ पर दो लोग सही साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ठीक है, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। और या फिर वाइट बोर्ड मार्कर, मान लो मेरे हाथ में मार्कर है बच्चा लेकिन वाइट बोर्ड मेरे पास है ही नहीं, या फिर मेरे पास मान लो वाइट बोर्ड है लेकिन मार्कर नहीं है, मार्कर है लेकिन वाइट बोर्ड नहीं है, तो दोनों के बिना काम तो चलेगा नहीं ना, तो दोनों का होना ज़रूरी है। ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जॉइंट डिमांड बोलते हैं। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद है आप क्या, डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है सर, डिराइव डिमांड से पहले एक डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड। क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड, जो कि आपकी बुक में नहीं दी है। पहले डायरेक्ट डिमांड समझो और फिर डिराइव डिमांड समझो। 10th वाली बुक में दिया है डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है, ये हमारा भोलू कहाँ गया, ये आया फिर से, भोलू ने बोला मुझे एक घर चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। चलो ये क्या चाहिए, ये घर हो गया, इसका घर चाहिए। ये घर जो की जो डिमांड कर रहा है ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। समझ लो, भोलू कह रहा है मुझे घर चाहिए, क्या है, डायरेक्ट डिमांड। अब घर को बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स, ईटा, बालू, सोल, सीमेंट, सरिया, है ना। अब लेबर, ये सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर घर बनाना है तो ईटा, बालू, सीमेंट ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो जो ईटा है, बालू है, लेबर है, सीमेंट है, ये सब क्या है, डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है, घर। जब कोई चीज़ आप डायरेक्टली डिमांड करते हो वो क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड। लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव डिमांड। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। हुआ, ठीक है। आगे है आपका कंपोजिट डिमांड। लास्ट क्या है आपका, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड जॉइंट डिमांड को उल्टा है। जॉइंट डिमांड में क्या था, एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती थी। एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन कंपोजिट डिमांड में एक कमोडिटी से कई डिमांड पूरी होती। जैसे आप मिल्क ले लो, दूध है, अब दूध से खोआ भी बन जाएगा, दही भी बन जाएगी, पनीर भी बन जाएगी, मिठाई भी बन जाएगी, बनाना शेक भी बन जाएगा, मैंगो शेक भी बन जाएगा। मतलब एक चीज़ से जब कई डिमांड पूरी हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, दूध के साथ साथ एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके पास घर में लाइट है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी से भाई लाइट है तो कई डिमांड पूरी हो जाएगी। सर कैसे कई डिमांड, भाई घर में भी चलेगा, ऑफिस में भी चलेगा, रेलवे में भी चलेगा, एक से कई डिमांड पूरी हो रही है, उसको हम लोग है ना, वो क्या है आपकी कंपोजिट डिमांड। ठीक है, और जॉइंट डिमांड एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो की ज़रूरत है, लेकिन कंपोजिट डिमांड में एक से कई डिमांड पूरी हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मीनिंग लिखने को तो लिख सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आपका इसमें से MCQ ज़रूर से बनेगा, इसलिए ध्यान से समझ लो। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होते हैं। क्लियर है, कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 3 पार्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं हमें क्या इसमें देखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और साथ ही साथ इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो दोनों नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एटलीस्ट आपको 6 फैक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, हालांकि डायरेक्टली तो आपसे पूछेगा नहीं, कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा, और उसकी प्रैक्टिस हम लोग ज़रूर से करेंगे, बट आएगा ज़रूर। ठीक है, आने के चांसेस हमेशा इसके ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर क्या है, देखो फैक्टर का मतलब क्या, पहले समझो। नॉर्मल सी बात है, आप लोग ये जानते होंगे कि कुछ वजह से डिमांड बढ़ती है, कभी डिमांड घटती है। डिमांड के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं। कभी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। कभी क्या होती है, डिमांड घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लोग डिमांड कम करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है बच्चा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, आलू, दाल, चावल, गेहूँ, कुछ भी ले लो। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप लोग देखा होगा कि टोमेटो है, पोटैटो है, 10 रुपये किलो है, जब वो 50 रुपये किलो हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, कोई और सब्जी खाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता, ये सेम फ्रूट्स में होता है, बनाने का रेट महंगा हो गया तो लोग मैंगो खाने लगते हैं। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब प्राइस घटता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो लोग डिमांड क्या करने लगते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं। समझ पाई बात। तो पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। समझ पाई बात, दैट मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। नंबर 2 पर है बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इनकम को पहली बात हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। अब वाई से डिनोट करते हैं तो ठीक है, नॉर्मल अगर आप देखोगे इनकम के केस में, डिटेल में बात करेंगे, इसका अलग से बन सकता है, ठीक है। इनकम के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब इनकम बढ़ती है, अगर आप अपने आप को देखो, ये है मिस्टर भोलू, मिस्टर भोलू की इनकम पहले 20,000 रुपये थी, अब 40,000 हो गई। अगर किसी भी इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। जाहिर सी बात है, पहले 2 लीटर दूध लेता था अब 3 लेगा, पहले जो है 500 वाली शर्ट लेता था अब 1000 वाली लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ गई तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो डिमांड भी ज़्यादा कर रहा है। और इनकम कम हो गई तो क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके बीच में रिलेशन कैसा होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, या फिर इसको आप निगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हो। जब एक बढ़े एक घटे उसको इनवर्स बोलते हैं, जब दोनों ही बढ़ रहा है या दोनों ही घट रहा है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये तो बात होगी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, इनकम घटती डिमांड घटती है। लेकिन अब कई तरह के गुड्स है, ठीक है। गुड्स किस तरह के, 3 तरह के गुड्स है बच्चा। एक है नॉर्मल गुड्स, सेकेंड है आपका इन्फीरियर गुड्स, और थर्ड है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स। 3 तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड लास्ट इज इनएक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, तो तीनों के केस में इनकम बढ़ने पर क्या होता है, देखो ध्यान से लॉजिक समझो। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का मतलब पहले समझो, पहले से कायदे से। और इन्फीरियर का मतलब, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो गुड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इतना समझ लो। जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। ठीक, जो ख़राब क्वालिटी के होते हैं, जो बैड क्वालिटी के होते हैं, जो सस्ते सामान होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इनएक्सपेंसिव गुड्स जो सस्ते मोटे होते हैं, जैसे मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट मतलब नमक। तो इनएक्सपेंसिव की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल और इन्फीरियर की। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, गुड क्वालिटी गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। बैड क्वालिटी गुड्स क्या बोलते हैं, इन्फीरियर, चीप क्वालिटी गुड्स को। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ी तो एक कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। क्यों भाई, इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स लेगा ना, और इनकम अगर घट गई तो क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। किसके केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। कौन से केस में बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या करेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाएगा, इनकम घटेगी तो डिमांड घटा देगा। क्लियर है, ठीक है। कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर मान लो इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा भाई, कोई भी इंसान की इनकम बढ़ रही है तो ख़राब क्वालिटी गुड्स क्या करेगा, लेना कम कर देगा। और अगर उसकी इनकम कम हो गई तो क्या करेगा, ख़राब क्वालिटी गुड्स लेगा, मजबूरी है, क्या करेगा, पानी वाला दूध लेगा। क्यों, क्योंकि इनकम कम हो रही तो उसको ना चाहते हुए इन्फीरियर गुड्स लेना पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। बात समझ में आई। तो नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन है आपका, डायरेक्ट। इन्फीरियर गुड्स केस कैसा है आपका, इनवर्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स में, तो इनएक्सपेंसिव गुड्स तो नॉर्मल है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई अगर मान लो मेरी इनकम बस 10,000 थी, 40,000 हो गई, तो मैं सॉल्ट कितना ले लूँगा, क्या पैकेट ले लूँगा, 2 पैकेट था, 4 ले लूँगा, 5 ले लूँगा। ये थोड़ी कि 50 पैकेट ले लूँगा, एक ट्रक भर के नमक ले आऊँगा, एक ट्रक भर के मैचिस का डिब्बा ले आऊँगा, ऐसा नहीं है ना। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स में डिमांड में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया। अब इसका कर बच्चा आपसे पेपर में पूछ लेता है, वो कैसे बनेगा, किसका, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर केस में नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स में कैसे कर बनता है। तो देखो ध्यान से, ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। हाँ ठीक है, अब ये बन रहा है। अब नॉर्मल गुड्स में आपने क्या सीखा, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो बढ़ाओ, यहाँ से लो। ये किसका हो गया बेटा, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो ये आपने क्या किया, बढ़ा के दिखा दी। यहाँ पर प्राइस लिख लो, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लिख लो, ठीक। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या हुआ, इनकम बढ़ रही है, इन्फीरियर गुड्स में डिमांड घट रही है, तो क्या करोगे, प्राइस के सॉरी इनकम लिख लो, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या हो गया आपका, इन्फीरियर गुड्स हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्फीरियर गुड्स का केस हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन तो इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या होगा, एक टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब भाई इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या हो, मेरी इनकम बढ़ी, मैं 5 डिब्बा माचिस लेता था, मैंने 10 ले लिया, थोड़ी सी बढ़ाया, और फिर बाद में क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात हो तो बताओ। ये समझ में आया, एक बार रफली तुमको फिर बनाता हूँ, इसको रफ करो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। देखो अब देखो इसको बनाना कैसे, कितना आसान है। फिर से देखो रफली, देखो ये लिया, ये लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकम, इधर आपका क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स कैसे बनेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स ऐसे जाएगा, और इनएक्सपेंसिव गुड्स यहाँ से ऊपर चला जाए, कांस्टेंट। तो थोड़ा सा बढ़ा, बाद में कांस्टेंट हो गया इनएक्सपेंसिव। इन्फीरियर गुड्स घट रहा है, नॉर्मल गुड्स लगातार बढ़ रहा है। ये होता है कर्व, किसका, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्लियर हुआ, माइंड कुछ बात गई कि नहीं गई, क्लियर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, रफ कर दूँ, ठीक है, रफ कर दिया जाता है। ये 2 आपके फैक्टर हो गए। दूसरा अलग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, और ये कर्व देख लेना, अलग से कर्व बनाने को भी आ सकता है, ठीक है, कि भैया आपको जो है नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स का आपको रिलेशन बताना होगा कर्व में, ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं भाई, 2 गुड्स हो गए 2। तीसरा क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो आसान है, नंबर 3 पर है, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज़ आपके टेस्ट में आ गई, जैसे भाई मैगी खाते हो, तो मैगी आपके टेस्ट में आ गई, है ना, yippee मैगी आ गई। पहले आप येलो वाली आती थी, पीली वाली, अब आप नई आई yippee मैगी आई, तो आपकी वो टेस्ट में आ गई। अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ जाती है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। लेकिन अब वो आपको अच्छा लगना बंद हो गया, पहले अच्छा लगता था, अच्छा लगना बंद हो गया, तो आप उसकी डिमांड भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। समझ में आई बात, कैसा रिलेशन बनेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। क्लियर, समझ में आया, ईजी है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नंबर 4 पर है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या है, देखो इसमें 2 तरह के गुड्स में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा आपको बताना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, ध्यान से बात को समझना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है, पहले जो एक दूसरी जगह पे यूज़ होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरी जगह पे यूज़ जाते हैं। जैसे मान लो पेप्सी और कोक
भाई पेप्सी पिए चाहे कोक पिए, बात तो सेम है। लब्बा लब्बा छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की भी मिलती है, 20 रुपये की ये भी मिलती है, ठीक। लेकिन मान लो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया 20 से 25 रुपये हो गया, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया लेकिन कोक का उतना ही है, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों सर, क्यों बढ़ जाएगी? भाई पेप्सी 25 का हो गया तो मैं क्या करूँगा? कोक ही पी लूँगा ना यार, उतना ही पीना है। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन पेप्सी का प्राइस कम हो गया, 20 से 15 की मिलने लगी, तो कोक की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग कोक पीते थे वो लोग भी अब क्या करेंगे? पेप्सी पीने लगेंगे। ये कौन से केस में है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनता है सर? डायरेक्ट रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। लास्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? पेट्रोल एंड कार, मतलब जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। सब्स्टिट्यूट में ये नहीं है तो ये सही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ये लोग। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मतलब सर एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या मतलब? पेट्रोल कार है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बोलोगे सर कौन कम करता है? अरे इंडिया इतना बड़ा है, आपको लग रहा है ना बहुत से लोग नहीं लेते हैं, कहते छोड़ो हटाओ इतनी महंगी हो गई है। और जब पेट्रोल का प्राइस अगर घट गया तो कार की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। भाई सस्ता होगा, चलो कार की डिमांड ले लेते हैं। तो कैसा रिलेशन बनेगा यहाँ पर? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन बनेगा बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? यहाँ से समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? इसको रफ करूँ? चलो ठीक है, 4 हो गए, एटलीस्ट 7 मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है, इनफ रहेगा। 6 ही पूछता है बट आपको एटलीस्ट 7-8 आने चाहिए, ठीक। इसके बाद कौन सा है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। 5वें पे बेटा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस क्या है? कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे ये मार्कर है, कितने का मिलता है? 25 रुपीज़ का। मुझे लग रहा है कि ये मार्कर 2 दिन बाद 50 रुपये का, 40 रुपये का मिलेगा, प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर कंज्यूमर को कभी भी लगता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग डिमांड क्या करेंगे? आज मैं क्या करूँगा भाई, कल बढ़ने वाला, एक काम करते हैं आज ही खरीद लेते हैं, तो डिमांड क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइस कम होने वाला है फ्यूचर में, तो बोलूँगा यार 2 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन बाद खरीद लेंगे। समझ में आ रही बात? किसको क्या बोलते हैं? कैसा रिलेशन बना? डायरेक्ट रिलेशन बना। कब? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस में। क्लियर? आगे क्या है? आगे याद कर लो, गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉपुलेशन है, ये याद कर लो, आसान सा है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी बच्चा? ज़्यादा होगी। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो डिमांड वहाँ पर क्या होगी? कम होगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन के केस में कैसा रिलेशन बना? डायरेक्ट रिलेशन बना, ठीक। एक और याद कर लो, कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें क्या है? कंज्यूमर्स क्रेडिट पॉलिसी। पॉलिसी है कि फैसिलिटी है? पॉलिसी, फैसिलिटी सब चल जाएगा। फैसिलिटी इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कैसी है? अगर लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है, अगर लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है तो डिमांड क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। क्यों? ये लोन जब ज़्यादा सस्ते रेट पे मिलेगा तो सबके पास पैसा होगा, हर आदमी के लोन लेगा, और जब लोन लेगा तो पैसा होगा, और पैसा लेगा तो वो डिमांड करेगा। लेकिन लोन का रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन अगर महंगा हो जाए तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। जब लोन लेना कम कर देंगे लोगों का पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम हो जाएगा लोग डिमांड भी कम कर देंगे। कैसा रिलेशन बन रहा है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में? इनवर्स रिलेशन बन रहा है। समझ में आई बात? तो सारे टॉपिक मैंने आपको ध्यान से समझाए, एक एक डिटेल में समझाए, ताकि आपको समझ में आए, रेक्टिफिकेशन वाला काम ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। 2-4 और दे रखा है, मन करे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ है। क्लियर है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक और है लास्ट में, इसको भी बता देता हूँ जल्दी से, छोटा सा है, क्यों रह जाए भाई, है ना। लास्ट टॉपिक है आपका डिमांड फंक्शन। मतलब 2 पार्ट में कोशिश करूँगा, नहीं 3 पार्ट में, लेकिन ये पार्ट आज यहीं कंप्लीट करा देता हूँ। डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप, ये लिख लो इसको। डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप
between state the relationship state the relation between the demand for a product, between the demand for a product, the demand for a product and its various determinants, and its various डिटर्मिनेंट्स, जो भी इतने ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो ना, जो फैक्टर अफेक्टिंग अभी डिटर्मिनेंट्स, जो इतने ढेर सारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़े हो ना, उसी को जो फंक्शनल रिलेशनशिप में लिख के दिखाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, कैसे लिखते हैं इसको, DN, डिमांड फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू F, और ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, फिर क्या लिखा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, फिर क्या लिखा था आपको मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, क्या था, और क्या पॉपुलेशन, और क्या था अभी क्रेडिट फैसिलिटी, और क्या था अभी आपको क्या मैंने मैंने टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब जो भी बोले ना, PR का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Y का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, P से मतलब पॉपुलेशन, जो चीज़ मैंने अभी बताई ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसी को इस फॉर्म में लिख के दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, उम्मीद करता आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आपका होता है यहाँ पर क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। क्या देखेंगे बेटा, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जब प्राइस बढ़ता है तो वहाँ पर डिमांड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जब भी कभी भी, PR लिख लो, PR मतलब जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है, कम होती है, और जब भी कभी भी प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है बच्चा तो वो पहले जाके इसका पार्ट 1 देखे, फिर इसको देखे, तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब कभी भी प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का, अगर किसी भी चीज़ का नॉर्मली प्राइस बढ़ता है, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है ना, लेडी फिंगर, ब्रिंजल है, मतलब कोई भी सब्जी है ना, तो अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, पोटैटो छोड़ के दूसरी कोई सब्जी खाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि महंगा हो गया तो डिमांड उसकी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब प्राइस कम होगा, पोटैटो 20 रुपये किलो था, अब 10 रुपये किलो हो गया, तो लोग प्राइस कम हो गए तो लोग डिमांड उसकी क्या कर देते, बढ़ा देते, समझ रहे हो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। और एक साथ में एक लाइन लिखोगे इसी में, अदर्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी बेटा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करता है जब आप अदर्स फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हो। अदर्स फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा उनको पता होगा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस में देखो ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा है, इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ जाती है ना, प्राइस पे वहाँ पर मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, लेकिन किसी की इनकम बढ़ी तो उसको प्राइस का फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ जगहों पर फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो इसलिए जितने भी फैक्टर, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो, चाहे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कितने भी फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, कांस्टेंट। तो अगर उसको कांस्टेंट मानेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड वहां पर काम नहीं करेगा। याद से लिख के आना, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब अगला टॉपिक इसी में है, वो है बेटा डिमांड शेड्यूल। क्या है, डिमांड शेड्यूल। और इसी में एक टॉपिक है डिमांड कर्व। ये डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, देखो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को आप जो है टेबुलर फॉर्म में दिखाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। भाई प्राइस बढ़ता डिमांड घटती, प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है। इसी चीज़ को जो आप वर्डिंग में बता रहे हो, जब
टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल। कैसे बनता है, यहाँ पर लिया मैंने प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। अब मान लो प्राइस यहाँ पर जो है 40 था, ठीक, तो डिमांड कितनी थी 100, ठीक। प्राइस 30 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 150, प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 200। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस 10 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 250। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये क्या हो गया, डिमांड शेड्यूल। मतलब बेटा ये बोल रहे हैं जैसे जैसे प्राइस घटता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटती है। यही तो बोल रहे थे यहाँ। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख के इस तरह से बना दिया टैबुलर फॉर्म में। जब इस बॉक्स के अंदर बना दोगे बेटा वो क्या हो जाएगा आपका डिमांड शेड्यूल, और इसी चीज़ को आप कर्व के फॉर्म में दिखा दो वो क्या हो जाएगा डिमांड कर्व। कैसे बनता है देखो, आपने इसको लिया, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। जो अब आपका वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्राइस को। एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, ओरिजिन पॉइंट। क्या है आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे प्राइस 40 तक है तो ले लो 10 गैप में 10, 20, 30 और फिर 40, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा 50 गैप में ले लो 50, 100, 150, 200 और फिर 250। क्लियर है, ठीक है। अब 40 पे कितना है बच्चा 100, 40 पे कितना है 100, 40 कहाँ यहाँ, 100 कहाँ यहाँ, तो यहाँ पे लगाओ, ठीक। नंबर 2 देखो 30 पे कितना 150, लो ब्लू से करता हूँ। 30 पे कितना 150, 30 यहाँ 150 यहाँ, 30 यहाँ 150 कहाँ पे होगा, तकरीबन कुछ यहीं पर होगा जी सर, ठीक है। चलिए 20 पे 200, 20 यहाँ 200 कहाँ यहाँ, 20 यहाँ 200 यहाँ, ठीक है। 10 पे 250, 10 यहाँ 250 कहाँ यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कर्व बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हो गया डिमांड कर्व हो गया। कैसा स्लोप बन रहा है, स्लोप कैसा बन रहा है सर, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, ठीक है। तो कैसा स्लोप बनेगा, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब में डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। क्लियर है। अब और ये डिमांड कर्व हो गया, और इसी चीज़ को जब टेबुलर फॉर्म में दिखाया तो वो क्या हो गया डिमांड शेड्यूल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पेपर में आता है कि डिफाइन करो लॉ ऑफ डिमांड लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग लिखोगे व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। इतना लिखने के बाद आप बच्चे क्या करोगे, आप लिखोगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में दिखाओगे। उतना जब आप कर लोगे तो इसको बना के दिखाओगे, और जब बना के लिख लोगे तो इसको एक्सप्लेन करोगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, बेटा सबसे पहले लिखोगे, देखो इसको ओवन वर्ड्स में लिखना है, बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखो इस तरह से, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, ठीक है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। फिर स्टार्टिंग से शुरू कर दो, एंड वी कैन सी दैट when the price is 40, the demand is 100. But after some time, when price decreases 40 to 30, then we saw that quantity demand is increasing 100 to 150. समझ में आ रही बात। So let's again price decreases 30 to 20, and now we are seeing that क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग 150 to 200। समझ में आ रही बात। इसी तरह एक्सप्लेन करते जाओगे कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, जो जो हो रहा है इसमें बस आपको वही एक्सप्लेन करके आना है। समझ में आई बात। ये होगी डिमांड का। अगर आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बुक में आपके ऐसे बना रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई बच्चे हैं, अब आप लोग बच्चे हैं, हालांकि अब 12 में पहुँच गए, इतने बच्चे नहीं रहे, लेकिन तब भी तो इस तरह से बुक में बना होगा तो देख लो भाई ऐसे बनता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, लॉ ऑफ डिमांड ये हो गया, ये कर लिया, अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। तो जब लॉ ऑफ डिमांड में आपको कभी कभी बोलता है अजम्पशन लिखो, क्या बोलता है अजम्पशन लिखो। तो लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन क्या होते हैं, तो जो भी अदर फैक्टर्स है ना, कौन कौन से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो है, दूसरे क्या था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, और क्या था पॉपुलेशन,
क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें थी ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो सब में लिख देना, इस तरह से लिखना, देयर इज़ नो चेंज इन पॉपुलेशन, नंबर 2 देयर इज़ नो चेंज इन क्लाइमेटिक फैक्टर, देयर इज़ नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब सब में देयर इज़ नो चेंज लिख के उसमें सब में उसका फैक्टर्स का नाम लिख देना, अगर एग्जाम्पशन पूछता है बाई चांस तो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आप लोग को आगे बताता हूँ कि इस चैप्टर में और अभी आप लोगों को क्या देखना है। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का। मतलब सर बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो और इसके आने के चांसेस पेपर में हमेशा रहते हैं। एक तो ये, दूसरा होता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो तो रहता है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ये क्या है और क्या चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप, अभी आप लोगों ने देखा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसका कर्व भी मैंने कैसे बनाया था, अभी जस्ट बनाया था, डाउनवर्ड। कैसा बना था बेटा, डाउनवर्ड। तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ये बोल रहा है कि क्या रीजन है कि जो स्लोप डाउनवर्ड बनता है, ऐसा क्यों होता है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है, ऐसा क्यों। तो पहली चीज आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्या कर लो भाई, सेट कर लो, जब कभी भी एक का प्राइस बढ़े एक का घटे, एक का घटे एक का बढ़े, जब भी आपको लाइफ में इनवर्स रिलेशन कहीं भी देखने को मिल जाए वहां पर स्लोप हमेशा कैसा बनता है, डाउनवर्ड। फिर से सुनो, पूरा टॉपिक इस पर डिपेंड है। अगर कभी भी कहीं भी इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो वहां पर कैसा स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। फिर से सुन लो, जब भी इनवर्स रिलेशन बनेगा तो वहां पर स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप, आपको रीजन बताना है। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब ये टॉपिक आपको डिटेल में इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप समझ लो उसको कि अब ये होता है क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का मतलब कितना सेटिस्फैक्शन, इतना 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 इतना, कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, कितना मार्जिन का सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोलता है, देखो जब कभी भी लाइफ में कोई भी इंसान, मान लो ये है हमारा मिस्टर भोलू, मिस्टर भोलू गया वी मार्ट में शर्ट खरीदने। एक शर्ट थी 500 रुपीज़ की, ठीक है, सेम डिज़ाइन की 500 रुपीज़ की, उसने एक शर्ट खरीदी। ठीक, अब उसने कहा चलो एक और ले लेते हैं, तो एक शर्ट 500 रुपीज़ की उसने और ले ली। ठीक है, कितनी हो गई, एक एक दो हो गई। अब जो दो शर्ट उसने ले ली सेम डिज़ाइन की, क्या वो और शर्ट लेगा, नहीं लेगा। क्योंकि देखो जब कभी भी इंसान कोई भी चीज़ का कंजप्शन करता है, वो चाहे वो खाने का हो चाहे वो पहनने का हो, उसका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उसने एक शर्ट ली, उसको सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी ली थोड़ा कम मिला। भाई पहली बार में उसको बहुत अच्छा लगा हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ, थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला। अब चलो उसने कहा एक और शर्ट ले ही लेते, चाहे 500 की शर्ट और ले, जो 3 शर्ट होगी, गर्मी में फुर्सत होगी, अब नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 शर्ट ले ली। अब ये बताओ क्या वो और शर्ट खरीदेगा, तुम बताओ क्या अब वो और शर्ट खरीदेगा, भाई उसका काम खत्म हो गया, क्यों लेगा। लेकिन अगर मान लो दुकानदार जो है, वी मार्ट वाला जो है, बोले भैया देखो आप शर्ट 3 तो लिए हो, आप चाहो तो मैं प्राइस कम कर देता हूँ, जो 500 वाली शर्ट थी अगर आप 34 लोगे ना मैं उसको 300 रुपये की दूंगा। क्या बोल रहा है, जो आप 500 की ले रहे थे अगर आप एक और लोगे तो मैं उसको 300 की दूंगा। तो उसने प्राइस क्या कर दी, कम कर दी। मेरा मन नहीं था कंजम्पशन करने का, मेरा मन नहीं था शर्ट लेने का, लेकिन भैया ने प्राइस कम कर दिया, 500 वाली 300 की शर्ट कर दी। तो मैंने कहा अच्छा यार 500 की 300 कर दी हो, चलो एक काम करते, चलो ले लेते यार। तो डिमांड में क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है बच्चा, बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो जब भी कभी भी इनवर्स रिलेशन बनेगा तो वहाँ पर स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आ रही बात, यही है ना कि रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप का रीजन क्या है, जब इनवर्स रिलेशन होता है तो वहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप बनता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन बनता है, और इनवर्स रिलेशन बन रहा है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसी तरह आप एग्जांपल खाने पीने में ले सकते हो कि आप अपने स्कूल से बाहर निकले, आपने 1 गिलास गन्ने का जूस पिया, ठीक, आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला, 20 रुपये का था।
फिर आपने एक और पिया, फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप कह रहे हो नहीं भैया अब नहीं पियेंगे, लेकिन दुकानदार ने बोला भैया मैं प्राइस 20 रुपये से ना इसको 10 रुपये का आपको दूंगा, प्राइस कम कर देगा, एक गिलास और पी लो। तब क्या करोगे? सोचोगे ना चलो यार एक और पी ही लेते हैं, चलो पैक ही करा लेते हैं, घर में पिया जाएगा बाद में। तो प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाओगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि आपने इतना कंजप्शन कर लिया तो आपका मूड नहीं है उसको खरीदने का। लेकिन जब शॉपकीपर दुकानदार प्राइस कम करेगा, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, या किसी भी तरह की चीज़ हो, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़े, इसको रफ करूँ, ठीक है। अब देखो कुछ नोट करना होगा तो रिवर्स करके कर लेना। दूसरा है इनकम इफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट का क्या मसला है यहाँ पर? देखो इनकम इफेक्ट दो तरह से होती है। एक इनकम इफेक्ट में क्या होता है, एक होती है मनी इनकम और एक होता है रियल इनकम। ठीक, अब पहले रियल इनकम का मतलब समझ लो, मनी इनकम का मतलब समझ लो, फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है। देखो मनी इनकम का मतलब जो आप पैसा कमा रहे हो वो मनी इनकम होगी, सिंपल। ठीक, रियल इनकम का मतलब क्या है, ध्यान समझना। मान लो आपके पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? 100 नहीं है, 80 लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आपके पास कितने रुपीज़ थे बेटा? 80 रुपीज़ थे। क्लियर है? कितने रुपए थे सर? 80 रुपये थे। आपने एक चॉकलेट जो थी, वो एक चॉकलेट थी जो कि 10 रुपए की थी। कितने रुपीज़ की थी? 10 रुपीज़ की थी। तो अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी सर? 10 आएगी। कितनी क्वांटिटी आएगी? आपके पास कितने रुपए थे? 10 रुपये। क्वांटिटी कितनी डिमांड हो पाएगी? 10। समझ में आ रही बात? 8 के नहीं, 8 चॉकलेट आएगी। एक चॉकलेट 10 रुपये की तो 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी? 8 चॉकलेट आएगी। यार समझ में आ रही बात? तो 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएगी? 8 चॉकलेट आएगी। ठीक, लेकिन अब ये बताओ, बाद में भी मेरे पास 80 रुपीज़ ही है। क्या है? मेरे पास 80 रुपीज़ ही हैं। पहले भी 80 रुपीज़ थी मेरे पास, 8 चॉकलेट आती थी, लेकिन बाद में इस चॉकलेट का प्राइस कम हो गया। चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, 10 रुपये से 8 रुपये हो गए, 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ हो गए। चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, दैट मीन्स प्राइस कम हो गया। तो अब ये बताओ, अगर 80 रुपीज़ में पहले 8 चॉकलेट आती थी, अब 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएगी सर? 10 आएगी। क्यों सर? बेटा 8 रुपये की एक हो गई, तो जाहिर सी बात है 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी सर? 10 आएगी। और 80 रुपीज़ में पहले कितनी आती थी? 8 आती थी, क्योंकि चॉकलेट 10 रुपये की थी। जब चॉकलेट का प्राइस कम हुआ, 10 से 8 हुआ, तो डिमांड अपने आप बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई? तो अब ये बताओ, पहले मेरी इनकम कितनी थी? 80 रुपये। बाद में मेरी इनकम कितनी है? 80 रुपये। क्या मैंने कुछ चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब आपकी जो मनी वैल्यू की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, जब आपकी मनी वैल्यू बढ़ जाए, परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इनकम। समझ में आई बात? रियल इनकम का मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे उतने ही थे, लेकिन मैं अब ज़्यादा उसमें खरीद पा रहा हूँ। जैसे पहले मेरे पास 100 रुपये थे, मैं 3 मार्कर ले पाता था। अब मेरे पास 100 रुपये अभी भी हैं, लेकिन मैं 4 मार्कर ले पाता हूँ। तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? अब मैं 5 ले पाता हूँ 100 रुपये में, मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है आपकी करेंसी की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रियल इनकम। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हो? जल्दी बोलो। रियल इनकम का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? नहीं समझे होगे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक, अब ये तो रियल इनकम हो गई। तो अब ये बताओ, 80 रुपये में 8 चॉकलेट आती थी, ठीक है, 10 से 8 हुआ, प्राइस कम हुआ, तो डिमांड 8 से क्या हो गई? 10 हो गई। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? जब प्राइस कम हुआ, 10 से 8 हुआ, तो प्राइस कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गई? 8 से 10 हो गई, डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड बढ़ गई और प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ गई, कैसा रिलेशन बन रहा है सर? इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और जब बच्चा इनवर्स रिलेशन बनता है तो कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। क्या स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। रटने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। चाहता तो 2 लाइन पढ़ के आपको बता के निकल लेता, लेकिन इसलिए इतना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस बेस पे आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। रट्टाफिकेशन बंद हो गया है। क्लियर है? समझ पाया? स्क्रीनशॉट लेना है? लो, जल्दी लो। रफ करूँ? चलो आगे देखते हैं भाई। इसीलिए ऑन डिटेल में बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे आगे,
कि आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पता रहे भैया। विदाउट कॉन्सेप्ट एक नंबर नहीं मिलने वाला आपकी बार। सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं रट के आने के लिए, शायद 1-2 नंबर क्वेश्चन गलती से दे दे नहीं तो देने वाला नहीं है आपकी बार आपको। इनकम इफेक्ट के बाद है बच्चा अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन समझते हो, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लो एक है भाई आपका पेप्सी, दूसरा वाला है आपका कोक, दोनों 20 रुपये की मिलती है, 20 की ये भी है 20 की ये भी है, दोनों का प्राइस कितना है 20 रुपये 20 रुपये। ठीक, अब ये बताओ आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाएगा 20 से 15 हो जाएगा तो कोक की डिमांड क्या होगी? जल्दी बताओ। अगर पेप्सी का प्राइस 20 से 15 हो जाए तो कोक की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और पेप्सी का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए 20 से 25 हो जाए तो कोक की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? प्राइस बढ़ गया पेप्सी का तो लोग कोक पीने लगेंगे, कोक घट गया पेप्सी का प्राइस घट गया तो लोग कोक छोड़ के पेप्सी पे आ जाएंगे। ये तो बेसिक बात है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ बच्चा कि पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो पेप्सी और कोक की बात है ना। अगर पेप्सी का प्राइस घट गया तो कोक की तो पेप्सी में क्या पड़ेगा? पेप्सी का प्राइस घट गया तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी ना। अगर पेप्सी का प्राइस घट गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, और पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड घट जाएगी। अभी तो आपने सब्स्टिट्यूशन देखा ना, पेप्सी कोक, लेकिन उसके खुद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? सर इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। और भैया जब इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है तो कैसा स्लोप बनता है? सर डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और ऑन डिटेल ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट देखते हैं। ठीक, 4th पॉइंट पे है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है? जब नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं। मतलब सर देखो, जब कभी भी कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती है, जैसे आजकल स्मार्ट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है, पहले यूट्यूब पे 1-2 टीचर के पास था भाई, वो पहले उसका प्राइस 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए था, तो हर आदमी नहीं खरीद रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीते, 2 साल बीते, कोरोना पीरियड सब तक में प्राइस कम हुआ, आज वो 1 लाख तक का भी आपको मिल जाता है ईजिली। ठीक है, तो प्राइस कम हुआ। तो जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है, प्राइस कम हो रहा है, 3 लाख से 1 लाख हो गया, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होंगे? बढ़ेंगे। भाई हर आदमी 3 लाख का नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब से 3 लाख से 1 लाख का हो गया तो डिमांड अपने आप क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अभी 1 लाख है, जब कल को 50,000 का हो जाएगा तो और प्राइस कम हुआ तो डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी कहेगा ठीक है भाई 50,000 तो हम लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? वहाँ पर बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन बना? इनवर्स। और जब इनवर्स रिलेशन बनता है तो कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। हर चीज़ में आपको ये दिखाना है कि इनवर्स रिलेशन बन रहा है, और इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। पहले तो अपने माइंड में एक बात बैठा लेना कि इनवर्स रिलेशन बनता है तो डाउनवर्ड स्लोप बनता है, और हर चीज़ में आपको दिखाना है कि इसमें इनवर्स रिलेशन हो रहा है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। ठीक, और लास्ट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, इसका मतलब क्या है सर? बेटा देखो, इसका मतलब इतना सा है कि हर चीज़ के क्या होते हैं? सेवरल यूज़ होते हैं, कई यूज़ होते हैं अलग अलग कमोडिटी के। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे मिल्क, कोई ऐसी चीज़ है जिसके यूजेस क्या है? ज़्यादा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके यूजेस ज़्यादा है ना, तो उसका प्राइस घटने पर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। भाई प्राइस दूध 40 रुपये लीटर था, दूध 70 रुपये लीटर था, तो दूध 70 रुपये से 50 रुपये लीटर हो गया, प्राइस क्या हो गया? 70 से 50 हो गया। तो जब प्राइस कम हो गया दूध का तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया सस्ता हो गया तो मैं सोचूंगा ना कि चाय के साथ से चलो थोड़ा दूध पी भी लेता हूँ, दूध दही पनीर भी बना लेता हूँ, मिल्क शेक पी लेता हूँ। लेकिन अगर उसका रेट 70 से 150 रुपये हो गया
तो लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देंगे। तो रिलेशन कैसा बन रहा है, जिसके ऐसे गुड्स जिसके कई यूजेस होते हैं वहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है, इन्वर्स बन रहा है। इन्वर्स बनता है, स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अंडरस्टैंडिंग में बेस है। तो पहले तो रट के काम चलता था, लेकिन अब समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना बच्चा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, उनको बताओ कि अब जो है हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चाहिए, हर चीज़ को समझना है, रटना नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन आएगा, और आप लोगों के लिए और इसी तरह से मैं अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन एफर्ट लगाता रहूँगा। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी भी आगे पढ़ाना है, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर लगी हो अभी तक अच्छा समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो तो। इतना स्क्रीनशॉट लो। लास्ट टॉपिक है इसमें, एक्सेप्शन इन द लॉ ऑफ डिमांड, वो बताता हूँ और आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो चैप्टर में जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसका नाम है चेंज इन डिमांड, और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज होता है, ये आप लोग पता है कि डिमांड कभी बढ़ती है कभी घटती है। ठीक है, वो प्राइस की वजह से भी होता है और अदर फैक्टर्स की वजह से भी होता है। अदर फैक्टर्स मतलब इनकम की वजह से भी चेंज होता है ना, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो चेंज इन डिमांड को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, दो पार्ट में देखते हैं। एक तो आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, मूवमेंट इन डिमांड, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, शिफ्ट। तो डिमांड में चेंज होता है वो आपको दो तरह से देखने को मिलती है, एक तो मूवमेंट और दूसरा है बेटा शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अभी मूवमेंट क्या है, शिफ्ट क्या, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, अब मूवमेंट में भी इसके दो पार्ट्स, मूवमेंट दो तरह से होती है। एक मूवमेंट होती है एक्सपेंशन इन डिमांड, मूवमेंट भी दो तरह से होती है, एक्सपेंशन इन डिमांड, और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब शिफ्ट भी दो तरह से होती है, शिफ्ट में दो देखने को मिलेगा। पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा है बेटा डिक्रीज इन डिमांड। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये होते हैं। अब मैं तुमको एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। चेंज इन डिमांड दो तरह से होती है, जिसमें मूवमेंट होता है, शिफ्ट होता है। मूवमेंट भी दो तरह से, एक एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। शिफ्ट भी दो तरह से, इंक्रीज और डिक्रीज है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट इन डिमांड का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना। जब प्राइस में चेंज होता है, क्या होता है, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, मूवमेंट। ठीक है, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का मतलब समझ लो, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से नहीं, डिमांड में चेंज हो लेकिन अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो, तब क्या होता है, शिफ्ट। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड में तब भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, शिफ्ट है। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो तो मूवमेंट। जब अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, वो क्या है, शिफ्ट। अब एक एक करके बताता हूँ, डिटेल में समझ में आएगा। सबसे पहला बेटा एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब ये है कि जब प्राइस में चेंज हो तो डिमांड में चेंज हो और डिमांड बढ़े। मतलब देखो ध्यान से, ये लिया मैंने प्राइस, ये लिया मैंने क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, प्राइस कितना था पहले, 20 था, तो डिमांड कितनी थी, 100। प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 150। आप लोग पता ना, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। तो जब कभी भी डिमांड बढ़ेगी, जब कभी भी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन इन डिमांड। इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर ले लो 5, 10, 15, 20। ठीक, और यहाँ पर कितना ले लें, 50, 100, 150। ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये आपका प्राइस सेक्शन हो गया। ठीक, 20 भी कितना, 100, 20 कहाँ, यहाँ, 100 कहाँ, यहाँ। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट ए। 10 पे कितना, 150, 10 यहाँ, 150 कहाँ, यहाँ। ये हो गया आपका बी। ठीक, अब ये क्या, अब ये ए है, ये बी। पहले पे 20 पे कितनी थी, 100, 20 पे कितनी थी, 100, 10 पे कितनी, 150। तो कैसा बनेगा, ये देखने को कुछ मिला आपको। ये क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्या हो रही है, ए से बी जा रहे हो, ए से बी मतलब आगे की तरफ जा रहे हो। पहले कितना था बेटा, 100, कितना था, 100। बाद में जब प्राइस घटा
तो मूवमेंट हुई, कहाँ पहुंच गए 150, समझ में आ रही बात। तो ए से बी मतलब आगे की तरफ जा रहे हो, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड, और यही मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब जब आप इधर से इधर हो रहे हो, इधर से इधर हो रहे हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह होने से, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हो गया, ये क्या है, मूवमेंट, समझ में आ रही बात, क्लियर है। एक्सपेंशन इनका मतलब क्या, मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, वो क्या है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपका प्राइस, ये है आपका क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड। इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटे, प्राइस में चेंज होने से डिमांड बढ़ी तो एक्सपेंशन था, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटेगी तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब 10 20, यहाँ पर कर दो 10 पे 150, 20 पे 100, मतलब समझ में आ रही है, उल्टा हो गया। जब प्राइस 10 था डिमांड 150 थी, जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 100, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब डिमांड घटेगी प्राइस में चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन है, जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस में चेंज होने की वजह से वो क्या, एक्सपेंशन है। कैसे बनेगा इसका कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट 10 10 ले लेते हैं, 10 20, यहाँ पे ले लो 50 100 150। अब बताओ 10 पे कितना 150, 10 यहाँ 150 कहाँ यहाँ, ये क्या हो गया आपका बेटा, पॉइंट ए हो गया, ठीक। 20 पे 100, 20 कहाँ 100 कहाँ यहाँ, ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो मूवमेंट यहाँ भी हो रही थी, मूवमेंट यहाँ भी हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ए से बी यानी कि पहले पे 150 पे थे, फिर कहाँ पहुंच गए 100 पे। यहाँ पे क्या था, ए से बी आगे की तरफ था, यहाँ पर ए से बी पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं कि क्या करना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया। अब आपको इंक्रीज और डिक्रीज समझाता हूँ, ठीक। इंक्रीज भी यहीं पे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ पर आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो जब डिमांड में चेंज हो लेकिन प्राइस में चेंज हो, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है घट रही है, यहाँ पर उल्टा है। मतलब सर देखो, यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी डिमांडेड 20 और 20, मतलब प्राइस 20 था, डिमांड कितनी थी 100, प्राइस अभी भी 20 है, डिमांड कितनी है 150। मतलब जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। कैसे बनेगा इसका कर्व, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक। प्राइस ले लो यहाँ पर 10, प्राइस ले लिया 20, यहाँ पर ले लो 50, यहाँ पर ले लिया 100, यहाँ पर ले लिया 150। अब बताओ 20 पे कितना 100, 20 यहाँ 100। शिफ्ट का मतलब, इंक्रीज का मतलब समझे ना, शिफ्ट का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड में चेंज हो, चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे, वो क्या, शिफ्ट इन डिमांड। और प्राइस में चेंज ना हो, डिमांड बढ़ जाए, चेंज होने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाए, तो वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। 20 100, 20 में 150, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो, मतलब ए से बी, ये क्या है, शिफ्ट है। देखो मूवमेंट में क्या था, आप ऐसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे। शिफ्ट में क्या है, ये मैं यूं हूं, मैं यहां से यहां आया, मूवमेंट हो गई, लेकिन मैं यहां था, यहां हो गया शिफ्ट, यहां से यहां हो गया शिफ्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस में चेंज नहीं होता है लेकिन डिमांड में चेंज होता है, वो क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड। और जब प्राइस में चेंज ना हो, डिमांड बढ़ जाए, तो वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब, ये प्राइस है, ये क्यूडी है, स्पेस इसमें है कि नहीं फ्रेम में, पहले ये बताओ, लास्ट वाला, हाँ आ तो रहा है, ठीक है, ठीक। अब ये कैसे बनेगा, एक्स वाई, इसको उल्टा कर लो, प्राइस 20 से 20 ही है लेकिन डिमांड इस बार घट रही है, 150 थी अब 100 हो रही है, मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो लेकिन डिमांड घट रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, 10 20 ओरिजिन पॉइंट 50 100 150, 20 भी था 150, 20 यहाँ 150 यहाँ, पॉइंट ए, 20 यहाँ 100 यहाँ, पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहे हो,
शिफ्ट कहाँ हो रहे हो, ए से बी की तरफ हो रहे हो लेकिन पीछे की तरफ आ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। आगे की तरफ जा रहे हो वो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। और इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चारों को एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पूरा फ्रेम में आ जाए। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रहेगा बच्चा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर चैप्टर पढ़ेंगे और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।